नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हम गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने गुणोत्तर श्रेणी के कुछ बेसिक और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम गुणोत्तर श्रेणी को ही कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में भी, ठीक है। और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा वो एक बार पिछला वीडियो देख ले, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इसके साथ साथ यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक अनंत जीपी का योग 16 है, इसके सभी पदों के वर्गों का योग 153 3/5 है। तो जीपी का चौथा पद कितना वो बताना आपको, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक जीपी है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और इसमें इनफाइनाइट पद है, ठीक है, इनफाइनाइट पद है इसमें। इन सब का जोड़ जो है वो कितना दिया हुआ आपको 16 दिया हुआ है, ठीक है। सभी पदों का जोड़ 16 है। फिर कह रहा है इसके पदों का स्क्वायर करके जोड़ें, यानी ए स्क्वायर आर की पावर 4 ए स्क्वायर आर की पावर 6 सबका स्क्वायर कर दें तो ये जो जोड़ है ये आपका कितना है 153 से 3/5, ठीक है। ये दो चीजें हमें दी हुई है। पहले तो आप ये बताइए कि सिंपल जीपी है, इनफाइनाइट तक दी हुई है, आपको इसका बताना है कि जोड़, तो जोड़ होता है a/1 - r, यही होता है इनफाइनाइट जीपी के जोड़ का फॉर्मूला। ये कितना दिया हुआ है 16, इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा, ये भी जीपी है, अगर हम स्क्वायर कर दें तो भी जीपी रहेगी, तो ये भी इनफाइनाइट जीपी है। बस इतना ही है कि इसमें जो आपका सार्वअंतर है वो आर स्क्वायर हो गया, आर की जगह क्या हो गया आर स्क्वायर। तो इसके लिए अगर ये फॉर्मूला लिखें तो क्या बनेगा, पहला पद क्या हो गया ए स्क्वायर 1 - r, आर नहीं लिखना है, अब सार्वअंतर आर स्क्वायर हो गया तो आर स्क्वायर, और ये कितना दिया है इसको सरल कर लेते हैं तो 750 और 15 65 68, तो 768/3 सॉरी 5, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। ये दो चीजें आपको दी हुई हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 - r स्क्वायर में 1 - r तो है, ठीक है, 1 + r × 1 - r लिख सकते हैं इसको। ए स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको स्क्वायर कर देता हूँ आगे, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, दो इसका स्क्वायर कर देता हूँ। 16 का स्क्वायर 256, ये ऐसे कर दे, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, किसी एक इक्वेशन में दूसरी का भाग दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पहली इक्वेशन में दूसरी का भाग दे सकता हूँ ना, तो इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दें, 1 में 2 से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, देखो इसमें बाईं तरफ ये है और इसमें ये है, तो देखो ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, a/1 - r का होल स्क्वायर बट्टे a/1 - r स्क्वायर, ठीक है। इधर हो गया आपका 256/768/5, यही बना, ठीक है। इधर देखो a स्क्वायर कट जाएगा, है ना। अब इसको मैं थोड़ा इधर सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। यहाँ पे देखो 1/1 - r स्क्वायर बचा है, यहाँ 1/1 - r स्क्वायर, ठीक है। ये उल्टा होगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, है ना। तो इस तरह से लिखा जाएगा ये 1 - r स्क्वायर अपॉन 1 - r का होल स्क्वायर। ऊपर वाला नीचे रहेगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, है ना। ये 5 ऊपर गुणा में आ गया तो 256 × 5/768। चलिए 1 - r स्क्वायर में 1 का स्क्वायर कर दें, इसको 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये a स्क्वायर - b स्क्वायर हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - r और 1 + r, और नीचे वाला हो जाएगा 1 - r का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो एक 1 - r एक पावर हटा देगा, दो में से एक को काट देगा। इधर अगर बात करें तो देखो ये 16 से कटना चाहिए क्योंकि ये 256 था, ये 16 × 16 ये भी कटेगा क्योंकि सिंप्लीफाई तो होंगी संख्या, है ना। तो देखो ये 16 से कट रहे हैं, 64
हाँ 8 कट रहा है, ये 16 से 16 बार कट रहा है, ये 16 से 4 बार तो कटेगा, फिर 8, और ये 16 से कितनी बार, 3 बार, तो इधर बचेगा 5/3। ठीक है, तो इधर आपका 1 + r/1 - r बचा, और इधर हो गया 5/3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 + 3r बराबर हो गया 5 - 5r। ठीक है, 5r को उधर ले जाएं 8r, और 3 को इधर 5 में से घटा दे 2, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। तो इसके लिए आपका जो सार्व अनुपात है वो आ गया 1/4। अब सार्व अनुपात आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन का यूज कर लीजिए। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन ये थी ना कि a/1 - r कितना है, 16 है, ये एक इक्वेशन थी पहली। ठीक है, तो इसके अंदर मैं r की जगह 1/4 रख दूं, तो a/1 - 1/4 बराबर 16 बचा। ठीक है, तो ये बचेगा आपका, देखो ये 3/4 बचा, 3/4 इधर आके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये a बराबर 12 आ जाएगा। आप सोल्व कर लेना, a की वैल्यू 12 आ गई, r की वैल्यू आ गई। चौथा पद पूछा आपसे, तो T4 पूछा है। T4 क्या होता है, a × r का क्यूब। a कितना है 12, r कितना है 1/4, तो 1/4 का क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3/16। चौथा पद आ जाएगा 3/16। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के करने के लिए कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था, थोड़ा सा चेंज किया है कि एक जीपी के प्रथम 2 पदों का योग दिया हुआ 5/3 और सभी अनंत पदों का योग दिया हुआ 3। तो आपको जीपी का पहला पद निकालना, मतलब ए की वैल्यू बतानी है कितना होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आप निकाल के बताएंगे कितना आएगा। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर लिखना। आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपना। 4 संख्याएं इस प्रकार हैं कि इनमें से पहली 3 एपी में है और अंतिम 3 जीपी में है। पहली और तीसरी का योग 2 है, जबकि दूसरी और चौथी का योग 26 है। तो पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा। ठीक है, तो आपको देखो 4 संख्या, यहाँ पे एपी जीपी दोनों मिक्स है ना। 3 संख्या स्टार्टिंग वाली एपी में और एंड वाली 3 क्या है जीपी में। टोटल 4 संख्या मैं मान लेता हूं एक बार। मान लीजिए 4 संख्याएं हैं, संख्याएं क्या क्या है, ए बी सी और डी, ये 4 संख्याएं हैं। ठीक है, आपको ये कह रहा है कि पहली 3 जो है वो एपी में है और अंतिम 3 जो है वो क्या है, जीपी में है, और पहली और तीसरी का जो योग है वो 2 है। मतलब मुझे एक चीज और दी हुई है कि ए और सी का जोड़ 2 है और दूसरी और चौथी का जोड़ 26 है, यानी बी और डी का जोड़ 26। देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 वेरिएबल है, मतलब 4 अलग अलग संख्याएं, 4 तो मुझे निकालना पॉसिबल नहीं होता है थोड़ा सा। तो मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको एक वेरिएबल या 2 वेरिएबल बचे, ताकि हम इक्वेशन को जल्दी से सोल्व कर पाए, है ना। तो देखिए क्या है कि ये बी है आपका ना, ये तीनों क्या है एपी में है और ये तीनों क्या है जीपी में। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर ये तीनों एपी में है, अगर ये बी है, ठीक है ये बी है, तो ये बी माइनस के होना चाहिए, कि डी मान लो या के मान लो, चलो एक बार के क्या है यहाँ पे सार्व अंतर है ना, तो बी माइनस के होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, ये बी प्लस के होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप भाई, ये तीनों एपी में है ना, एपी में है, इसका मतलब बीच वाली संख्या से सार्व अंतर कम, बीच वाली संख्या से सार्व अंतर ज्यादा। ठीक है, तो ये इससे के कम होगी तो ये इससे के ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ऐसे ही होगा। अब मुझे देखिए यहाँ पे किसका जोड़ दिया हुआ था, मुझे दिया हुआ था ए और सी का, मतलब ए और सी का जोड़ 2 था, तो मैं ये कह सकता हूं बी माइनस के और बी प्लस के का जो जोड़ है वो कितना है, 2 है। बी माइनस के और बी प्लस के का जो जोड़ है वो कितना है, 2। ठीक है, ये हमने इन्हीं तीनों संख्याओं को लिख रखा है। ठीक है, तो आप बताइए इनको जोड़ेंगे तो के कट जाएगा, तो b प्लस बी यानी 2b हो गया, 2b बराबर 2 दिया है, तो b कितना हो गया भाई 1, b की वैल्यू क्या हो गई 1। इसका मतलब ये क्या है 1 माइनस के है, ये 1 है और ये 1 प्लस के है।
ठीक है, एक चीज और दी हुई है हमें, ये तो हमने समांतर श्रेणी का गुणधर्म लगाया, एक और दिया है कि बी सी डी क्या है, जीपी में है। अगर बी सी डी जीपी में है तो सी स्क्वायर बराबर बी डी होना चाहिए, सी स्क्वायर बराबर बी डी होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि सी स्क्वायर बराबर बी डी होगा, क्योंकि बी सी और डी क्या है, जीपी में है। तो अगर मैं सी की जगह क्या रख दूं, सी की जगह रख दूं 1 प्लस के और बी की जगह 1 रख दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस के का होल स्क्वायर, बी की जगह 1 रख दिया इंटू डी, ये मिला। यहां से डी बराबर क्या मिल गया 1 प्लस के का स्क्वायर, यहां से डी बराबर 1 प्लस के का स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं इस तरीके से। अब देखो चारों संख्याएं जो अलग अलग थी वो एक ही वेरिएबल में है। एक वेरिएबल क्या है यहाँ पे के, ये केवल एक वेरिएबल में है के में। दूसरी चीज मुझे ये भी दिया हुआ था कि b प्लस डी कितना है 26, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। b प्लस डी कितना है 26 है, तो b की जगह क्या 1 और ये कितना 1 प्लस के का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं तो b की जगह 1 रखा और d की जगह क्या रखा 1 प्लस के का स्क्वायर, तो 26 आना चाहिए। 26 में से 1 घटाएंगे 25, 25 का अंडर रूट करेंगे 5, तो यहां से k बराबर कितना आ जाएगा, k आ गया 4। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है a और d का जोड़, पहली और चौथी संख्या का जोड़, तो a प्लस डी कितना आ जाएगा, a तो क्या है 1 माइनस के और d क्या है 1 प्लस के का होल स्क्वायर। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 रखें अगर यहाँ पे k की जगह, तो a प्लस डी कितना आएगा 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया 25, 25 माइनस 3 कितना आ जाएगा 22। तो 22 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले ये तीनों क्या है समांतर श्रेणी में, तो इसको b रखा मैंने बीच वाले को, ये b माइनस के लिख लिया, ये b प्लस के लिख लिया, इजीली लिख सकते हैं आप, है ना। k यहाँ पे सार्वंतर है इनका, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, a और c का जोड़ मुझे दिया हुआ था, तो a और c को मैंने जोड़ के देखा तो b की वैल्यू मिल गई, तो मैंने b की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये तीन संख्याएं तो k की फॉर्म में आ गई। अब बची चौथी संख्या, चौथी संख्या को हम क्या करेंगे, मुझे पता है ये तीनों क्या है आपकी, ये है आपकी गुणोत्तर श्रेणी में, तो इन तीनों को मैंने प्रॉपर्टी लगाई, बीच वाली का स्क्वायर बाकी दोनों के गुणा के बराबर, तो इसमें रखी वैल्यू तो d की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस के स्क्वायर आ गई। अब मुझे दिया हुआ था कि b प्लस डी 26 है, मैंने इसमें वैल्यू रख के k निकाल लिया और k की वैल्यू यहाँ पुट करके a b c d जो भी आपसे पूछा जाए आप बता सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझे, दोबारा करने की कोशिश करें खुद से तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है ऐसा ही कुछ। 4 संख्याएं इस प्रकार है कि इनमें से पहली 3 जीपी में है और अंतिम 3 एपी में है, जिसका सार्वअंतर 6, एपी का सार्वअंतर 6, ठीक है। प्रथम और चौथी संख्याएं बराबर है, तो आपको बताना है तीसरी संख्या क्या होगी। फिर से क्या करते हैं, 4 संख्याएं मान लेते हैं ए बी सी डी। अब देखो मुझे पता है कि बी सी डी किस में है, ये समांतर श्रेणी में एपी में है और एपी का सार्वअंतर कितना है 6, तो मैं ऐसे कर लेता हूं, इसको मैं सी रख लेता हूं, ठीक है, इसको मैं बीच वाली को सी रख लेता हूं, तो ये पीछे वाली जो होगी ये सी माइनस 6 होनी चाहिए, ठीक है, और ये सी प्लस 6 होनी चाहिए, ठीक है। मैं देखो 4 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। एक चीज और दी है कि पहली संख्या जो है वो चौथी के बराबर ही है, तो इसका मतलब पहली भी क्या होगी सी प्लस 6 ही होगी, ठीक है। इसमें एक चीज हमने लिखी नहीं है, नहीं लिखी हमने सारी चीज, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि ए बी सी किस में है, समांतर श्रेणी सॉरी गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी मिलना चाहिए। तो बी का स्क्वायर मतलब सी माइनस 6 का स्क्वायर बराबर ए कितना है, ए की जगह सी प्लस 6 है और सी, तो सी की जगह तो सी आ रहा है, ठीक है। इसको सरल करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस 12c प्लस 36 होना चाहिए, होल स्क्वायर कर दिया इसका, ये सी स्क्वायर प्लस 6c होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से सी स्क्वायर कट जाएगा, 12c को इधर ले आते हैं तो 36 बराबर हो गया 18c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमें क्या पूछा है तीसरी संख्या,
तो तीसरी संख्या सी ही थी, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आपको पहली संख्या पूछी जाए तो c + 6 थी, यानी 2 + 6 यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या पूछ सकता है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कि ट्राई ये करें कि समांतर श्रेणी की प्रॉपर्टी पहले लगाएं, ठीक है, संख्याओं पे, उसके बाद जीपी की प्रॉपर्टी लगाएं और एक वेरिएबल में लाने की कोशिश करें संख्याओं को। 4 अलग अलग वेरिएबल हैं तो 4 में सोल्व करना नामुमकिन होता है क्वेश्चन को, आप उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करें जीपी और एपी की प्रॉपर्टी लगाकर। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमें दिया है, 3 संख्याएं जीपी में है और उनका योग 14 है। यदि पहली और दूसरी संख्या में से प्रत्येक में 1 जोड़ें और तीसरी संख्या में से 1 घटा दें तो तीनों एपी में हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। फिर आपको तीनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं संख्याएं ए बी सी हैं, तो आपको दिया हुआ है कि a + b + c कितना है भाई, 14 है। एक इक्वेशन हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है पहली में 1 जोड़ दें, दूसरी में 1 जोड़ दें और तीसरी में 1 घटा दें तो ये किस में हो जाती है, एपी में हो जाती है। ठीक है, चलिए एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है। एपी की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था अभी, 2b = a + c होता है, यानी बीच वाली संख्या का दुगुना बाकी दोनों के जोड़ के बराबर होता है। ये एपी में हमने पढ़ा था। तो बीच वाली संख्या क्या है यहाँ पे, b + 1, तो b + 1 का दुगुना बाकी दोनों के जोड़ के बराबर, यानी a + 1 और c - 1 के जोड़ के बराबर। तो यहां से मुझे मिला 2b + 2 बराबर क्या मिला, इधर मिलेगा a + c, 1 से 1 कट जाएगा, a + c। ठीक है, 2 इक्वेशन हो गई अपने पास। ठीक है, चलिए मैं b को भी इधर ले आता हूं, तो a - 2b + c बराबर 2 बचा। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। 2 इक्वेशन हो गई, इसमें भी a और c आ रहे हैं और इसमें भी a और c आ रहे हैं ना। ठीक है, तो इक्वेशन को मैं माइनस कर देता हूं सीधा ही। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर लेते हैं, तो देखो a कट जाएगा, c कट जाएगा, b और 2b जुड़ जाएंगे, तो b और 2b जुड़ के 3b हो गए और 14 - 2 12 हो गया, तो b बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, b बराबर 4 आ गया। यहां तक समझ में आना चाहिए आपको। b की वैल्यू हमने निकाल ली और जब हमने एक वैल्यू निकाल ली, अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। ये जो 3 संख्याएं हमने मानी थी उसमें b की जगह अगर मैं 4 कर दूं तो ये 4 हो गया, ये बचा a और c। अब देखो a और c बचा आपके पास। आप बताइए कि a और c की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये 4 का 4 रख लें, क्योंकि ये जीपी में है ना, ओरिजिनल संख्याएं जो वो किसमें है, जीपी में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 4 है तो ये 4/r होना चाहिए और ये 4r होना चाहिए, लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये 3 जो है ये तीनों जीपी में, इसलिए हमने इनको ऐसे लिख लिया। अब हमें ये दिया हुआ है कि तीनों का जोड़ कितना है, तीनों का जोड़ कितना है, तीनों का जोड़ है अपने पास में 14। तो मैं इन तीनों का योग कर देता हूं, 4/r, r और 4r, सॉरी 4 और 4r, इनका जोड़ होना चाहिए 14। ठीक है, चलिए मैं r से गुणा कर देता हूं सबको, तो 4 + 4r + 4r² बराबर कितना हो गया, 14r। सबको r से गुणा कर दिया ताकि बट्टे में से r हट जाए। ठीक है, अब देखो इनमें से 2 तो कॉमन आके कट जाएगा ना, 2 बाद में काट देंगे, पहले देख लो। ये 4r² बना, 4r 14r इधर आएंगे, 10r बच गए माइनस के, +4 बराबर 0। आप चाहिए तो 2 को काट लो। ठीक है, तो नहीं काटने तो भी चलेगा, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 4 × 4 16, 16 8 और 2 हो जाएंगे, 10 बनाना है ना हमें, तो -8 और -2। तो r की वैल्यू क्या क्या आएंगी, तो माइनस को प्लस करना पड़ेगा और 4 का भाग देना पड़ेगा, ये जो 4 है इसका भाग देना पड़ेगा, और +2/4। तो r की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 2 आ गई और एक 1/2 आ गई, ये r की 2 वैल्यू। ठीक है, हमें क्या पूछा था, तीनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो अगर मैं तीनों संख्याएं बना के देखूं, ये r की कोई सी भी एक रख लो, आंसर आपके सेम ही आएंगे। 2 रख लो चाहे 1/2 रख लो। ठीक है, तो यहां से अगर मैं r की जगह 2 रखूं तो ये 2 हो जाएगा, ये फिक्स है 4 और ये 8 हो जाएगा। और आपसे इन तीनों का गुणा पूछा है, तो 8 × 4 32, 32 × 2 कितना आ जाएगा, 64।
64 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सबसे पहले तो आपको इसमें यूज करनी है एपी की प्रॉपर्टी, उसके बाद इसमें यूज करनी है आपको जेपी की प्रॉपर्टी। एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है, फिर खुद से करके देख लिए, समझ में आ जाए। ये दो क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं, तो इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। जैसे अभी किया था ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसा ही है, उसमें जोड़ना घटाना था, इसमें गुणा करना है केवल आपको, है ना। और ये क्वेश्चन जो है इसके जैसा भी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, संख्या माननी है आपको 4, तो आप किस तरीके से मानेंगे बताया हुआ है। तो दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। एक ये कई बार जीपी में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं जिसमें डिजिट रिपीट होती है ना, पहले एक डिजिट है, फिर दूसरी 2 है, फिर 3 है, वैसी फिर 4, सेम डिजिट बढ़ाते हुए एक सीरीज बनाई हुई। अब ये देख के ऐसे लगता है कि ये जीपी होगी, लेकिन ये डायरेक्ट जीपी नहीं है, लेकिन ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको जीपी में, है ना। तो ये डायरेक्ट जीपी नहीं होती है, इनको आप क्या है कन्वर्ट करके जीपी में लेके आते हैं हमेशा। देखिए कैसे, जीपी क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसका 11 गुना है, लेकिन 99 का 11 गुना 999 नहीं होता है, ठीक है। 99 का 11 गुना 999 नहीं होता है, इसका मतलब ये डायरेक्ट जीपी नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, जब भी आपको ये सीरीज दिखे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 9 को आप क्या लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को क्या लिख सकते हैं 100 - 1, 999 को क्या लिख सकते हैं 1000 - 1, ठीक है। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं 10,000 - 1। इस तरीके से n पद लेने आपको, इनफाइनाइट नहीं है, n पदों तक जाना है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो 10 की पावर 1 हो गया कि 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं, और 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। इस तरीके से चलेगा। यहां पे 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, ये एक सीरीज है। देखो इसको मैं अलग करता हूं, कैसे, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ये एक सीरीज है, इसको मैंने अलग किया। और एक जो मेरे पास है वो है -1, -1, -1, -1, इस तरीके से चल रहा है। अच्छा, ये जो एक टर्म थी, हर टर्म की 2 टर्म हो गई, इसकी भी 2 हो गई, इसकी भी 2, इसकी भी 2। इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पावर जो है वो भी n बार है, और 1 जो है वो भी n बार है। इसका मतलब इसमें भी n पद है, इस सीरीज में भी n पद है, और इस सीरीज में भी n पद है। ये 1 भी कितनी बार है, n बार है ना। लेकिन मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल देता हूं, तो 1 सारे क्या हो जाएंगे प्लस के। तो ये भी n बार है, क्योंकि हर 9 में से ये आया है ना, हर 9 में 10 की पावर आई है, और हर 9 में -1 भी आया है, तो दोनों n बार ही होंगे, क्योंकि ये n पद है, तो ये n बार हो गए दोनों ना। अच्छा, ये गुणोत्तर श्रेणी है, देखो ये 10 की पावर 10 से गुणा हो रहा है, फिर 10 से गुणा हो रहा है, फिर 10 से, ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो इसका जोड़ तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि r का मान 1 से बड़ा है, तो a × r की पावर n-1 बट्टे r - 1 करेंगे। a कितना है यहाँ पे 10, r भी कितना है 10 ही है, 10 से ही तो गुणा हो रहा है ना, ठीक है। तो 10 की पावर n-1 बट्टे 10 - 1, जो यहाँ आता है वो यहाँ आता है, बस n हट जाता है ना r के ऊपर से। अच्छा, 1 1 1 n बार जोड़े तो n ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये n है भाई, जैसे 1 1 1 3 बार जोड़े तो 3 आएगा, 5 बार जोड़े 5 आएगा, तो n बार जोड़े तो n आएगा। ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, 10 बट्टे 9 इंटू 10 की पावर n-1 माइनस n, ये इसका जोड़ होता है। और ये आप डायरेक्ट याद रखें तो डायरेक्ट रख लो, चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और निकालना चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। ये n पदों का योग होता है, 10 बट्टे 9 इंटू 10 की पावर n-1 और -n, ठीक है। ये इसका जोड़ होता है। अब इस सीरीज को थोड़ा चेंज करके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बना सकता है। देखो कैसे, ये एक सीरीज है 111, ठीक है, 111 है, फिर 1111, इस तरह है, n पदों तक का जोड़ बताएं। अब इसमें भी देखो आपको लग रहा होगा ये 11 से गुणा हो रहा है, लेकिन ये 11 से गुणा नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसको देखो हमें 9 वाली सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे, मैं इस सीरीज को 9 से गुणा भाग कर देता हूं,
ऊपर नीचे 9 से गुणा भाग कर देता हूं। इसमें 9 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 9 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, दोनों काम कर लिए। ये जो ऊपर वाला 9 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये सब पदों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बन जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999, कुछ इस तरह चलेगा n पद। और इस सीरीज का जोड़ अभी हमने लिखा था, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ये इस सीरीज का जोड़ आया था। इसका मतलब केवल क्या होगा, यहाँ पे 1/9 लग जाएगा। ठीक है, ये जो जोड़ था इसके बाहर 1/9 लग जाएगा। ठीक है, केवल इतना सा चेंज होगा, 1/9। मान लीजिए सीरीज आपको दी हुई है 7 + 77 + 777 ना, इस तरीके से चल रही है, 7 दिया हुआ इस बार। अब क्या चेंज होगा, देखो क्या होगा, ऐसी सीरीज अगर आए तो आपको 7 बाहर लिख लेना है। 7 बाहर लिख लेंगे, 7 कॉमन ले लो ना, 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके की सीरीज बन जाएगी। अच्छा, इसका आंसर तो हमने निकाल लिया, इसका आंसर तो यही था। इसका मतलब ये जो आंसर है इसको केवल किससे गुणा कर देना है, 7 से। तो यहाँ 1 की जगह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप, 1 की जगह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो आपको जो याद रखना वो ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो मैं लिख देता हूं। क्या याद रखना है, अगर आपको ऐसी सीरीज दी जाए कि x है प्लस फिर 2 डिजिट है वही, फिर 3 डिजिट है वही, इस तरह से n पद है। ठीक है, तो इनका जो जोड़ आता है, यहाँ पे x डिजिट है, ध्यान रखना x क्या है, डिजिट है ना, x कोई भी डिजिट है, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3। तो आपको क्या करना है, x/9, ठीक है, x/9 अंदर 10/9, 10 की पावर n - 1 माइनस n। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अगर ये आप याद रखते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे 999 की सीरीज आई तो x की जगह 9 रख दीजिए। अगर 222 की सीरीज आई तो x की जगह 2 लिख दीजिए। 3 आया तो 3 लिख दीजिए। 5 आया तो 5 लिख दीजिए। तो अगर ये याद है आपको तो आप किसी भी ऐसी कोई भी सीरीज हो n पदों की, आप इसका योग निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये n नहीं होता, कहता कि 10 पदों तक का बताओ, तो बस n की जगह 10 रख दो। ठीक है, इतना तो चेंज होगा, n की जगह 10 रख दो। ठीक है, इस तरह की सीरीज का ये आपको याद रखना है डायरेक्टली। जैसे ये एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि 0.8 है, फिर 0.88 है, फिर 0.888 है। इस तरीके से एक सीरीज चल रही है, इसका बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो देखो ये वही सीरीज है, केवल इतना सा चेंज है कि पॉइंट लगा दिया इस बार, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 8/10, 88/100, 888/1000। पॉइंट हटा देते हैं ना इनका, इस तरीके से लिख सकते हैं। कितने पदों की है, n पदों। अब इसमें से हम 8 कॉमन लेंगे ऊपर से, है ना, 8 कॉमन ले। आप 10 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 10 नहीं ले रहा हूं। क्वेश्चन को सिंपल ही रखेंगे हम। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, 111/1000 ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इसको ऊपर नीचे 9 से गुणा कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, 9 से भाग दिया, 9 से गुणा किया, लेकिन जो 9 से गुणा किया उसको अंदर गुणा कर दिया ना सबसे। तो 9/10, 99/100 और 999/1000। इसको ऐसे लिख लेंगे। अच्छा, सब जो है ये एक एक कम है, देखो सब एक एक कम है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा इस बार हमें। देखिए कैसे, उल्टा कैसे लिखना है, ये जो है इसको मैं लिख सकता हूं 1 - 1/10। सब एक कम है ना, तो 1 - 1/10। देखो 10 - 1 9/10 बनेगा ये। इसको भी लिख लेते हैं कितना, 1 - 1/100। इसको भी क्या लिख देंगे, 1 - 1/1000।
कुछ इस तरीके से चलेगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सबको 1 में से माइनस करके लिख लेंगे क्योंकि ऊपर वाला एक कम है। ठीक है, अब देखो ये 1 1 1 n बार आया, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 8/9। ये 1 + 1 + 1 कितनी बार आया, n बार। माइनस, ये सारी माइनस की है टर्म बाद वाली, ये भी n बार है सारी। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो जो बचा वो क्या बचा मेरे पास, माइनस कॉमन लेने के बाद 1/10 बचा, 1/10 का स्क्वायर बचेगा, 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, फिर 1/10 का क्यूब। ये भी कितनी बार है, कितने पद हैं, n पद। बस हो गया क्वेश्चन अपना। ठीक है, 1 1 1 n बार आया, इसका मतलब क्या आएगा, 8/9 इंटू n, ये n हो गया। माइनस, अच्छा ये जो सीरीज है इसका जोड़ हमें करना पड़ेगा, ये गुणोत्तर श्रेणी है, 1/10 1/10 1/10 से गुणा होता हुआ चल रहा है, तो r हो गया 1/10, a भी 1/10 हो गया, पहला पद भी, तो 1/10 फिर r यानी 1/10 की पावर n -1, ठीक है, बट्टे 1/10 -1, सॉरी उल्टा कर दिया क्योंकि r इस बार छोटा है ना, तो 1 - 1/10 की पावर n, ठीक है, और 1 - 1/10। ये इस सीरीज का जोड़ होगा बाद वाली का। इसको सरल करेंगे तो ये तो 9/10 हो गया, ठीक है, 10 यहां भी है, 10 यहां भी आएगा, कट जाएगा, बट्टे में 9 बचेगा, तो ये होगा आपका 8/9 n माइनस, ठीक है, ये 1/10, ये 10 कट जाएगा, ऊपर तो ये बचेगा केवल आपका 10 की पावर n -1 बट्टे 10 की पावर n आएगा, एलसीएम वो बट्टे में चला जाएगा, और नीचे बचेगा 10 - 1 यानी 9, यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से ये बचेगा आपका, ये आ गया आपका 8/9 n - 10 की पावर n -1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर n, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहाँ 8 की जगह 7 होता तो कोई चेंज नहीं होता, यहाँ क्या आ जाता, 7 आ जाता। अगर मान लीजिए यहाँ 5 5 5 होता, यहाँ 5 आ जाता, बस इतना सा चेंज होगा कि यहाँ पे जो डिजिट है वो चेंज हो जाएगी। तो आप अगर फॉर्मूले की तरह याद रखना चाहें तो आप ऐसे याद रखें इसको, x/9 n - 10 की पावर n -1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर n। ठीक है, इस फॉर्म में आपको याद रख सकते हैं। अब जो भी डिजिट आपको दी है यहाँ पे 8 की जगह, वो यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनका तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। पॉइंट वालों को कैसे करेंगे, पहले 8 जो भी डिजिट है वो कॉमन लेके 1 बनाएंगे, 1 से तो होना नहीं है, 9 बनाएंगे, है ना, 9 से मल्टीप्लाई करके 9 बनाएंगे, फिर उसको 1 - 1/10 1 - 1/100 में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट सीरीज है, एक तो 999 ये वाली सीरीज इंपॉर्टेंट है, और एक ये आपकी इंपॉर्टेंट है 9/10 99/10, इनको ध्यान रखना है ना, इनको 1 - 1/10 1 - 1/100 ऐसे लिखते हैं हमेशा। ठीक है, तो इससे ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो विदाउट पॉइंट वाले, एक पॉइंट वाले, ये दोनों आपको ध्यान रखना। चलिए, ये जीपी का एक एप्लीकेशन है, मतलब इसको हम यूज कैसे करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। मैं फिलहाल ये एक ही क्वेश्चन इस तरह का ही करवा रहा हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन बाकी टॉपिक्स में आ जाएंगे ना, अर्थमेटिक में बाकी टॉपिक में आ जाएंगे, कुछ नंबर सिस्टम में भी आ जाएंगे आगे जाके, मैं और बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं यूज नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यूज बताने लग गए तो फिर तो सारे टॉपिक में इसके क्वेश्चन है, तो हर जगह से तो हम नहीं करवा सकते, तो इसलिए मैं यूज नहीं बता रहा हूँ। जैसे जैसे जिस टॉपिक में ये आते जाएंगे वैसे वैसे इनका करेंगे। एप्लीकेशन मैंने एपी के भी नहीं बताया आपको, एपी का एप्लीकेशन या एपी कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रही है, क्योंकि जिस टॉपिक में जहाँ पे आएगा वहीं पे बता दिया जाएगा, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए एक दो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ केवल ये इस तरह के, जो कि आगे टॉपिक में आएंगे नहीं, है ना, ये नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको यहीं पे करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन अपने अपने टॉपिक में हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एक गेंद को 64 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, गेंद प्रत्येक बार जमीन पर टकराने के बाद अपनी पूर्व ऊंचाई का आधी ऊंचाई तक उछलती है, तो 10वीं बार जमीन पर टकराने तक गेंद द्वारा
तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, गेंद को सीधा गिराया जाए। अब गेंद सीधी गिरेगी भैया ना, ऐसे नहीं कि ऐसे तिरछी चली जाएगी या इधर उधर फेंक दिया, फेंक नहीं रहे, सीधा गिराया जाता है। ठीक है, इसका मतलब जमीन पर इस तरह से गेंद गिरेगी तो कितनी दूरी चली वो, 64 मीटर। 64 मीटर दूरी वो चल चुकी है ना एक बार, तो यहां पे आके वो जमीन से टकराई। अब क्या होगा, वापस उछलेगी अपनी आधी ऊंचाई का, मतलब 64 का आधा यानी 32। तो ये उछलेगी तो बिल्कुल सीधी इधर ही जाएगी, लेकिन चूंकि यहाँ पे मैं बार बार दिखाऊंगा तो ये ठीक से दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इसको थोड़ा साइड में दिखा देता हूँ, है ना। मान लीजिए ये वापस उछली, फिर वापस टकराई, फिर उछली, ठीक है, कुछ ऊंचाई आधी ऊंचाई तक, फिर वापस ऐसे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10वीं बार तक ये जब टकराएगी, ठीक है, 10वीं बार, तब तक ये कितनी दूरी टोटल तय कर चुकी होगी, है ना। तो आपको क्या करना है, ये 64 है, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये वाली, ये 64 गुणा 2 है। ठीक है, 64 गुणा 2 है, और ये वापस इतनी डिस्टेंस वापस यहाँ पे आई, तो ये डिस्टेंस भी कितनी है, 64 गुणा 2 है, सॉरी 1/2। और फिर ये डिस्टेंस जो होगी ये इसकी आधी है, मतलब 64 को 1/2 फिर 1/2, 2 बार, है ना, और उतनी इधर वाली है। फिर ये जो डिस्टेंस होगी ये इसका और आधा हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि पहली बार टकराने तक गेंद कितनी दूरी चल चुकी है, 64। जैसे ही वो 64 चली, एक टक्कर हो गई। फिर अगली बार में वो 64 गुणा 1/2, 64 का आधा चली, लेकिन वो 2 बार चली है ना, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, 2 बार आई है, तो इसको डबल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहां तक 1 टक्कर हो गई, यहां तक 2 टक्कर हो गई। उसके बाद अगली टक्कर 64 के 1/2 का भी 1/2, लेकिन ये भी कितनी बार, 2 बार। ठीक है, ये तीसरी है ना, 64 का 1/2 तो ये थी, इसका 1/2 हो गई, फिर ये भी इसके बराबर है, तो ये 2 बार हो गई है ना डिस्टेंस, तो ये 2 हो गई। यहां तक कितनी टक्कर हो गई, 3। ये तीसरी बार टकरा चुकी है। यहां तक हमें कितनी लेनी है, 10। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरीके से हमें कितने पद लेने हैं, 10 पद। 10 पद तक हमें कंप्लीट करना है। आप बताइए कि 64 जो है वो सब में से कॉमन आ रहा है क्या। चलो इसको अलग कर देता हूं मैं। इससे आगे की सीरीज देखिए, पहली टर्म को छोड़कर उससे आगे की सीरीज देखिए। ठीक है, तो आगे की सीरीज, क्योंकि ये जो 64 है ना ये इनमें नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें 1/2 नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो ये इस सीरीज में शामिल नहीं होगा, इसको छोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, पहली टर्म को छोड़ के आगे वाली टर्म्स देखिए सारी, तो कितनी टर्म बची भाई, 9। ठीक है, क्योंकि एक टर्म तो हमने छोड़ दी, पहली टक्कर वाली हमने अलग कर ली। सीरीज में कितनी बची, 9। अब ये जो है ना ये गुणोत्तर श्रेणी है, देखो कैसे, 2 गुणा 64 तो सब में से कॉमन आ ही रहा है, तो यहां क्या बचा, 1/2। ठीक है, 2 गुणा 64, यहां क्या बचा, 1/4। यहां क्या बचेगा, 1/8। इस तरह से कितने पद हैं भाई, 9 पद हैं। ये गुणोत्तर श्रेणी है जिसका पहला पद क्या है, 1/2, और सार्वनुपात भी 1/2 ही है, क्योंकि 1/2 से तो गुणा हो रही है। ठीक है, तो हमें इसको सोल्व कर देना है। क्या होता है, पहला पद, फिर 1 - 1/2 r⁴n, 9 पद है ना इसमें, 9 बट्टे 1 - r। ठीक है, क्योंकि r 1 से छोटा है ना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 1 - वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, r - 1 वाला नहीं ले रहे हैं ना। ठीक है, चलिए 1/2, ये 2 है, ये 2 - 1, ये भी 1/2 होगा, तो ये तो कट जाएगा इससे। ठीक है, क्या बचा, 64 + 128 गुणा, इसको सरल करेंगे, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 होती है 512, 512 - 1 तो 511, 511 बट्टे 512। ठीक है, 128 से ये कट जाएगा ना, 128 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। ठीक है, ये 4 बार कट जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 64 + 511/4 को जोड़ के इसका आंसर बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप टोटल डिस्टेंस निकाल। ध्यान रखना है, जब भी आपको ये फाइनाइट दिया हुआ हो ना, जैसे 10वीं बार टकराने तक, 20वीं बार टकराने तक, है ना, जब भी फाइनाइट दिया हो तो एक सीरीज बनेगी, लेकिन वो सीरीज
पहले पद को छोड़कर दूसरे पद से बनेगी। तो हालांकि पद तो हमने टोटल तो 10 ही लिए थे, लेकिन चूंकि पहला पद सीरीज में नहीं है, वो थोड़ा अलग है, तो उसको अलग कर दिया। सीरीज में कितने बचे? 9, तो 9 का जोड़ करना, मतलब एक पद कम लेके कर रहे हैं हम जोड़, है ना। तो है तो टोटल 10 बार टकराने का ही, लेकिन पहला पद बाहर रख के फिर हम सीरीज निकालेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरीके से करेंगे। एक और वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है। क्या दिया है? 300 मीटर ऊंचाई से गिराया गया, प्रत्येक बार अपनी पूर्व ऊंचाई का 2/3 ऊंचाई तक उछलती है। तो स्थिर अवस्था में आने तक, मतलब जब तक गेंद टकराकर एक जगह स्थिर नहीं हो जाती, तब तक कुल दूरी कितनी तय है? देखो कुछ इस तरह होगा। इस तरह चलेगा, है ना। तो पहली ऊंचाई कितनी है? 300, सीधी जो आई वो 300। अच्छा, दूसरी क्या होंगी? दूसरी होगी 300 का 2/3, लेकिन वो 2 बार होगी, एक बार ऊपर और एक बार वापस नीचे। तो 300 का 2/3 कितनी बार? 2 बार। तो बार दोगुना करना पड़ेगा। फिर 300 का 2/3 तो हो चुकी थी, उसका 2/3 होगी, लेकिन वो भी 2 बार, तो इसको भी 2 से बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें पता थोड़ी ये कितनी बार टकराने के बाद रुक जाएगी, ये हमें नहीं पता है। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट पद पे जाकर रुक जाती है। हमें नहीं पता है भाई कौन से पद पे या कितनी टक्कर में जाके रुकेगी, तो हमने इनफाइनाइट मान लिया। तो अब मैंने आपको बताया ये पहली टर्म तो आप अलग कर दीजिए, दूसरी टर्म में से 2 × 300 सब में आ रहा है, तो 2 × 300 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या? 2/3 बचेगा, फिर आगे 2/3 का स्क्वायर बचेगा, फिर 2/3 का क्यूब बचेगा। और कितनी टर्म्स हैं? इनफाइनाइट। भाई एक टर्म घटा भी दो इनफाइनाइट में से, तो इनफाइनाइट ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनफाइनाइट है अभी भी, है ना। ठीक है, चलिए ये 300 हो गया, ये 600 हो गया। अच्छा, ये इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला a/1 - r था। यहाँ पे a कितना है? 2/3, और r भी 2/3 ही है, क्योंकि 2/3 की पावर ही बढ़ रही है, तो 2/3 ही यहाँ पे r है, तो 1 - 2/3। ठीक है, देखिए 3 यहाँ से कट जाएगा, 3 - 2 1 बचा, नीचे ऊपर 2 बचा, तो केवल 2 बचा। 300 + 600 × 2, तो 1200, 300 कितना हो जाएगा? 1500। कितने मीटर तक वो दूरी तय करेगी? 1500 मीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, अब इसको देखिए, कई लोग इसको दूसरे तरीके से बताते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूं किस तरीके से करवाते हैं, लेकिन उनके तरीके में या उस तरीके में हम कहें तो दिक्कत यह आएगी कि जब ये फाइनाइट होगी, इनफाइनाइट होगी तब तक उनका ठीक चलता है, लेकिन जब फाइनाइट होगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। फाइनाइट में फिर सीरीज ही नहीं बन पाएगी उनके तरीके से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर यही है कि आप फर्स्ट टर्म को अलग करके फिर सीरीज बनाएं। ठीक है, बाकी अगर आप टोटल में बनाना चाहें तो इनफाइनाइट टर्म में तो बन जाएगी, लेकिन फाइनाइट टर्म जब होंगी, यानी निश्चित होगी कि 10 20 तक ही निकालना है, या 15 तक निकालना है, या 12 तक निकालना है, तब आप सीरीज नहीं बना पाएंगे फिर, है ना। फिर उसमें दिक्कत आ जाएगी आपको। तो मैं बता देता हूँ तरीका क्या है वो जो लोग करवाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन करना केवल इनफाइनाइट वाले, फाइनाइट वाले मत करना उससे। ठीक है, तो बेसिकली देखिए क्या तरीका लगाते हैं। तरीका ये लगाते हैं कि यहां से यहां तक का एक लूप मान लेते हैं। ये एक लूप है, ये दूसरा लूप है ना, ये तीसरा लूप है। मतलब एक बार नीचे आना, एक बार ऊपर जाना। जबकि हम क्या मान रहे हैं, हम इसको हटा के, ये तो लूप बन नहीं रहा ना पूरा, ये तो केवल नीचे आया, इसको हटा के हम ऊपर जाके नीचे आए, इसको हम एक लूप मान रहे हैं, फिर इसको एक लूप मान रहे हैं, फिर इसको एक लूप मान रहे हैं ना। ठीक है, इस तरह से हम ले रहे हैं ताकि अपनी जो कैलकुलेशन है वो सही रहे। वो क्या करते हैं जनरली, कैसे करते हैं कि इसको एक लूप मान लिया, एक बार नीचे आया, एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो नीचे आना ऊपर जाना, उसको एक लूप मानते हैं। हालांकि वो इनफाइनाइट में ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट में तो लास्ट में जाके जो गेंद है वो स्थिर होगी। तो यहां से देखो, यहां तक मान लो लूप,
तो यहाँ तक मान लो, क्योंकि लास्ट टर्म जो है ना वो आप ऊपर तक माने थे नीचे तक, एंड वाली सारी टर्म लगभग जीरो ही होनी है, ठीक है। तो वो एक टर्म पीछे रुक जाओ चाहे आगे चले जाओ उसमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये फाइनाइट होती है, जैसे मान लो आपको 3 ही उछाल दे, तो उनका लूप 1 2 3 यहाँ खत्म हो जाता है, ये डिस्टेंस नहीं आएगी ना, ठीक है। और अपने लूप में भी यही है, 1 2 3 ये आ गई, लेकिन अपनी ये डिस्टेंस नहीं आती है। लेकिन चूंकि ये तो हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है, इसलिए अपने क्वेश्चन में ये इजीली पता लग जाती है। उनके क्वेश्चन में या उस दूसरे मेथड में ये नहीं पता लग पाएगी हमें ना कि कितनी आएगी लास्ट वाली डिस्टेंस, इसलिए ज्यादा बेटर है कि फाइनाइट में आप ना करें उससे, ठीक है। तो देखो इस रूप से कैसे करते हैं, इससे ऐसे करते हैं कि ये पहली टर्म यहाँ तक की मान लेते हैं, मतलब 300 प्लस 300 का 2/3, इसको उन्होंने एक टर्म मान लिया। अब अगली जो टर्म होगी वो क्या होगी, देखो ये जो है ये 300 का 2/3 ही है, मतलब इसका 2/3, तो 300 का 2/3 हो रहा है, ठीक है। प्लस वापस नीचे आया तो ये जो था इसका 2/3 हो जाता है। तो क्या होता है कि एक्चुअल में ये जो टर्म है ये इस वाली की 2/3 ही है। भाई इस ऊंचाई का 2/3 ये है और इस ऊंचाई का 2/3 ये है, वापस ऊपर वाले है ना, तो इसका मतलब पूरे लूप का ये 2/3 है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं ये फर्स्ट टर्म है, इसका 2/3 ये है, तो इसका मतलब पहली टर्म तो ये हो गई 300 और 300 प्लस 300 × 2, ये तो पहली टर्म हो गई। और सार्वं अनुपात क्या हो गया 2/3, तो 1 - 2/3 कर देते हैं, ठीक है। इसको सरल कर लो, सही कितना आएगा 500 हो गया क्या, 500/1/3, 3 ऊपर चला जाएगा 1500। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप कि पहली टर्म जो है वो एक बार नीचे आना एक बार ऊपर जाना, उसको पहली टर्म मान लो, फिर 2/3 जो है वो आपका सारा अनुपात हो ही जाएगा, तो a/1 - r कर लो, ठीक है। लेकिन इसमें इनफाइनाइट होगा तब तक ये ठीक है, अदरवाइज ये गलत हो सकता है आपका अंदर, ठीक है। तो दोनों तरीके में जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं आप। फिर से बता देता हूं, पहली बार नीचे आया कितना 300, वापस कितना गया 300 का 2/3, इसको फर्स्ट टर्म मान लीजिए, पूरे को फर्स्ट टर्म मान लीजिए, और सारो अनुपात क्या मान लीजिए 2/3, ठीक है। बस हो जाएगा आपका क्वेश्चन, इनफाइनाइट वाला, फाइनाइट वाला नहीं होगा। तो ये जीपी का अपना आज का पार्ट कंप्लीट होता है। जीपी में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो अपना होगा वो एजीपी होगा, और एजीपी के बाद में जो स्क्वायर क्यूब के फॉर्मूले या कुछ और जो सीरीज जो आपने कभी नहीं देखे होंगे ऐसी सीरीज, तो कुछ और सीरीज के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में एक बार फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।